Hello, I welcome you all on my channel. I am Ajay Pandey, your SST teacher. Today I will teach you chapter first from geography, and the name of the topic is geography as a discipline. तो आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में जियोग्राफी यानी भूगोल एक विषय के रूप में। तो ये जो वीडियो है क्लास 11th के छात्रों के लिए है और ये जियोग्राफी सब्जेक्ट है आपका और चैप्टर ये फर्स्ट है। सबसे पहले मैं रीड आउट करूँगा पैसेज को, इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताते चलूँगा और जो भी लाइंस इसमें इम्पोर्टेंट होंगी उसको मैं आपको बताते चलूँगा। तो आइए रीड आउट करते हैं और उसका हिंदी अर्थ भी समझते चलते हैं। You have studied geography as one of the component of your social science course up to secondary stage। इसका मतलब है कि अब अभी तक आपने सेकेंडरी क्लास तक आपने जियोग्राफी को सोशल साइंस के एक पार्ट के रूप में स्टडी किया है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ जियोग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड, और विश्व में भौतिकीय स्वरूप की जो घटनाएं हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। Now you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of the earth, human activities and their interactive relationship। इस चैप्टर में आप ज्योग्राफी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में यानी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में इस चैप्टर में आप ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है पृथ्वी का, अर्थ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी मानवीय गतिविधियाँ, मनुष्य क्या क्या करता है उसके बारे में। इसके अलावा आप जानेंगे कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनके बीच संबंध क्या है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट दिखती है, आप इसको चाहें तो कहीं अभी एक अलग पेज पे लिखें। इस लाइन को हम कहीं यूज करेंगे, किसी आंसर में यूज करें। फ़िलहाल ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि जियोग्राफी में हमको स्टडी क्या करना होता है। तो जियोग्राफी में हमको देखिए स्टडी करना होता है, एक है फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि पृथ्वी पर है, पृथ्वी का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वह, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ मानवीय गतिविधियाँ। ये मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन है और ये है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। देयरफॉर ए पर्टिनेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क एट दिस स्टेज, यानी आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा या आप एक पर्टिनेंट मतलब होता है एक अस्थाई, तो एक अस्थाई क्वेश्चन जो कि है आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमको ज्योग्राफी का स्टडी क्यों करना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप कहेंगे ज्योग्राफी, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप ज्योग्राफी की स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है। वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी की सरफेस पे रहते हैं। आवर लाइफ्स आर अफेक्टेड बाई सराउंडिंग्स इन मैनी वेज, और हमारी जो लाइफ होती है हमारे आसपास की चीज़ों से प्रभावित होती है। जैसे आप समाज में रहते हैं तो समाज में तालाब हैं, नदियाँ हैं, वायु है, रेन है, ये सभी क्या है फिजिकल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं और ये कहीं न कहीं हमको और आपको प्रभावित करते हैं। अगर अत्यधिक रेन हो, बाढ़ आ जाए, ये सभी क्या है फिजिकल फेनोमिना है और ये मनुष्य को कहीं न कहीं अफेक्ट करते हैं। तो जो भी ह्यूमन है वे अपने सराउंडिंग से क्या हैं अटैच्ड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ सबसिस्टेड ऑन द नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, यानी अभी तक जो हमारा आदिकालीन समाज था, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, आदिकालीन समाज था, वो बहुत हद तक जो है नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड थी। यानी हमें अपने भोजन के लिए हमें प्लांट्स पर निर्भर रहना पड़ता था और आवास के लिए भी हमें अपने जो वृक्ष हैं, ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, उन पर डिपेंड रहना पड़ता था। पुराने अभी आप 20 साल के पहले का भारत देखें तो बहुत सारे जो मकान होते थे मिट्टी के होते थे या लकड़ियों के बने होते थे। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो आदिकालीन समाज था वो बहुत हद तक कहाँ पे निर्भर था,
नेचुरल यानी कि नेचुरल मीन्स यानी कि प्राकृतिक साधनों पर डिपेंड रहता था, जैसे कि एडिबल प्लांट्स खाने योग्य वनस्पतियाँ, एनिमल्स और जानवरों से भी हमें मीट मिलता था, मांस उनका मनुष्य यूज करता रहा है। इसके अलावा जानवरों से हमें मिल्क भी प्राप्त होता था। तो कुल मिलाकर ये लिखा गया है कि जो प्राइमेटिव सोसाइटीज़ थीं वे अपने जीवन के लिए नेचुरल मीन्स पर यानी कि प्राकृतिक साधनों पर डिपेंड रहते थे। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, एडिबल प्लांट्स and animals. With the passage of the time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water. लेकिन समय के साथ हमने क्या किया? We developed technologies. हमने तकनीकी का विकास किया और क्या किया? स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड, और हमने अपने भोजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया। और उसमें यूज क्या किया? उसमें हमने यूज किया नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड, सॉइल एंड वाटर। इस पैराग्राफ में ये आप लिख सकते हैं कि पहले आदिकालीन जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी वे अपने जीविकोपार्जन के लिए नेचुरल मीन्स पर डिपेंड थीं। उसके बाद क्या हुआ? वी डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़, हमने तकनीकी का विकास किया, एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड, हमने अपना भोजन स्वयं बनाना शुरू किया। और अपना भोजन बनाने में हमने किन चीज़ों का उपयोग किया? नेचुरल रिसोर्सेज का। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड होता है, सॉइल यानी कि मिट्टी होती है, एंड वाटर होता है। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अपने भोजन के प्रोडक्शन के लिए हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। वी एडजस्टेड आवर फूड्स हैबिट एंड क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। हमने अपने भोजन की जो आदतें थी कि हमको कौन सा भोजन करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं पहनने हैं, कैसे कपड़े कब पहने हैं, ये सब किस पर डिपेंड होता था? ये सब डिपेंड करता था प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन पर, यानी जिस समय जैसा वेदर होता है उसी के अनुसार हमारे खान पान और पहनावे बदलते रहते हैं। जैसे कि आप विंटर के सीजन में देखिए हम वुलन पहनते हैं, लेकिन समर के सीजन में हम हल्के वस्त्र पहनते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अकॉर्डिंग टू वेदर वी चेंज आवर फूड हैबिट्स एंड क्लॉथिंग। देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, और जो नेचुरल रिसोर्सेज का आधार है, बेस है, उसमें क्या है? वेरिएशन है, यानी डिफरेंस पाया जाता है। तो नेचुरल रिसोर्स आप देख लीजिए, इंडिया का जो एबव पार्ट है वहाँ माउंटेन पाए जाते हैं, उसके नीचे आपका ग्रेट प्लेन है, उसके नीचे आप सदर्न इंडिया है यानी दक्षिणी भारत, जहाँ पे मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं। तो वेरिएशन नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ देखिए कैसे है। यहाँ पर रिवर्स हैं माउंटेन पार्ट में, यहाँ का आपको नेचुरल रिसोर्स क्या है? वाटर का। ये एरिया आपका क्या है? ये एग्रीकल्चर के लिए है इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, और जो लोअर पार्ट इंडिया का है यहाँ मिनरल्स मिलते हैं। तो आप देखिए वेरिएशन कैसे हो रहा है, इंडिया के पार्ट में वेरिएशन है। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि देयर आर वेरिएशन इन द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, adaptation with and modification of physical environment, social organization and cultural डेवलपमेंट। इसके अलावा वेरिएशन कहाँ कहाँ पाई जाती है? इसके अलावा जो वेरिएशन पाई जाएगी वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में पाई जाएगी। आप इंडिया में देखिए कुछ स्टेट जैसे कि हैदराबाद, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं, जबकि कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, जहां अभी टेक्नोलॉजी की उतनी पहुंच नहीं हो पाई है। इसके अलावा एडाप्टेशन विथ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके साथ हम अपने आप को कितना एडजस्ट कर पाए हैं और उसमें हम कितना मॉडिफिकेशन यानी कि सुधार कर पाए हैं, इसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है और कल्चरल डेवलपमेंट में भी वेरिएशन पाया जाता है। कुल मिलाकर ये लंबा पैराग्राफ है, इसको मैं दोबारा आपको समझा दूं कि देयर आर वेरिएशन, यानी वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? नेचुरल रिसोर्स बेस में पाया जाता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में वेरिएशन पाया जाएगा, एडाप्टेशन विद यानी हम जो अनुकूलन करते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने आप को, उसमें अंतर पाया जाता है,
वेरिएशन पाया जाता है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट का जो मॉडिफिकेशन है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस पाया जाता है और कल्चरल डेवलपमेंट में भी वेरिएशन पाया जाता है। As a student of geography, you should be curious to know about all the phenomena which vary over space। और ज्योग्राफी के एक स्टूडेंट के रूप में आपको यह जानने के लिए लालायित होना चाहिए, यानी इच्छुक होना चाहिए कि जो फेनोमिना यानी कि घटनाएं घट रही हैं वो कैसी हैं और क्यों हैं। यू लर्न अबाउट डाइवर्स लैंड्स एंड पीपुल, आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि हमारे देश में जो डाइवर्स लैंड है यानी ज़मीन, देखिए मैंने बताया ना ये साउथ इंडिया का जो है पार्ट है, यहाँ हार्ड सॉइल पाई जाती है यानी रॉकी सॉइल पाई जाती है, यहाँ कंकड़ पत्थर अधिक मिलेंगे। लेकिन जो मिडिल पार्ट होगा यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, और जो एबव पार्ट इंडिया का है वहाँ ओनली माउंटेन यानी वेरी हार्ड रॉक्स पाई जाएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि यू लर्न अबाउट डाइवर्स लैंड, जो भिन्न भिन्न प्रकार के लैंड्स हैं हमारे देश में, आपको उनके बारे में जानना चाहिए। एंड पीपुल, और जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं हमारे देश में, आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर द टाइम। इसके अलावा आपको ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि समय के साथ जो परिवर्तन हुए हैं हमारे देश में, आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। Geography equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variation over time and space। Now this line is मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइन आपको लिखनी चाहिए कि जियोग्राफी इक्विप्स यानी जियोग्राफी आपको इस योग्य बनाती है टू एप्रिसिएट, कि आप प्रशंसा कर पाएँ, आप सराहना कर पाएँ। एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना यानी कि सराहना करना, किसकी? डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, कई प्रकार की चीज़ें जब होती हैं उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो जियोग्राफी आपको इस योग्य बनाती है कि आप विविधता की यानी डाइवर्सिटी को क्या कर सकें? एप्रिसिएट कर सकें। एंड इन्वेस्टिगेट, और ये छानबीन कर सकें कि टू द काजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पेस, यानी ये जो वेरिएशन पाया जा रहा है किसको लेकर? डाइवर्सिटी को लेकर। हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उसके कारण क्या हैं, ये डाइवर्सिटी क्यों है, इसको जानने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और जियोग्राफी आपको इसी के योग बनाती है, यानी यदि आप जियोग्राफी की स्टडी करते हैं तो जियोग्राफी आपको ये बताएगी कि हमारे देश में ये जो डाइवर्सिटी है इसके पीछे रीजन्स क्या हैं, कारण क्या हैं। सो you have to write this line that geography equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variation over time and space। You will develop skill to understand the globe, convert it into maps and have a visual sense। यहाँ पर ये कहा गया है कि you will develop स्किल्स, आपके अंदर योग्यता आएगी। यदि आप जियोग्राफी की स्टडी करते हैं तब आपके अंदर क्या होगी? स्किल डेवलप होंगी। किस चीज़ के लिए? टू अंडरस्टैंड द ग्लोब, ताकि आप ग्लोब को समझ सकें। कन्वर्टेड इनटू मैप्स, और फिर उस ग्लोब को जब हम मैप में कन्वर्ट करेंगे तब उसको भी समझने के लायक बन सके। तो ये था इस पैराग्राफ के मीनिंग्स। इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ें नोट करनी है दैट जियोग्राफी इक्विप्स यू to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variation over time and space। This line is important that why should we study geography? These three lines or the answer to that question। इसके अलावा आप इसमें जो मैंने ऊपर बताया था उसको भी आप इसके आंसर के रूप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हमको बताती है कि जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स, ये जो इंडिया में पाए जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। इसके अलावा स्टडी में आपको ये भी ज्योग्राफी हेल्प करेगी कि जो ग्लोब है उसकी स्टडी कैसे करना है, फिर ग्लोब को हम मैप्स में जब कन्वर्ट करेंगे उसकी स्टडी कैसे करनी है। अब इस पैराग्राफ में देखते हैं द अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल ऑब्टेन इन द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स एट GIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी इक्विप यू टू मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इंडिवर फॉर द डेवलपमेंट।
इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किल्स ऑब्टेन्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, यानी जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं इसमें जैसे कि जीआईएस हुआ और कंप्यूटर कार्टोग्राफी। एक शब्द यहाँ पर है कार्टोग्राफी, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, कार्टोग्राफी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम मैप बनाने की योग्यता को हासिल करते हैं। यानी कार्टोग्राफी क्या है, मैप बनाने की स्किल है। और कंप्यूटर कार्टोग्राफी की नॉलेज हमको कब मिलेगी, जब हम जियोग्राफी की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सब आज के जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उसमें जीआईएस और कंप्यूटर कार्टोग्राफी को इंक्लूड किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पैसेज. It says that now the next question which you may like to ask is what is geography. ये इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में क्रिएट होगा यानी राइज होगा वो है कि जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी से आप क्या समझते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड राइट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज जियोग्राफी। तो आंसर देखिए क्या है, यू नो दैट अर्थ इज़ आवर होम। आपको पता है कि पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन ये अभी लिखना नहीं है, जहाँ से लिखना मैं वो आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आप लिखेंगे व्हाट इज़ ज्योग्राफी, इसका आंसर क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। यू नो दैट अर्थ इज़ आवर होम, आपको पता है कि हमारा जो आवास है वो क्या है, पृथ्वी है। इट इज़ आल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर, ये कई और प्रकार के क्रिएचर्स का क्या है, होम है। बिग एंड स्मॉल, भले वो बड़े हों या छोटे हों, विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन, जो पृथ्वी पर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, आपको भी पता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो समान नहीं है, कहीं टेबल लैंड है तो कहीं माउंटेन है तो कहीं फ्लैट लैंड है। तो जो अर्थ का सरफेस है वो एक जैसा नहीं है। अगर आगे क्या लिखा है, इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर, इसकी जो बनावट है इंडिया की वो क्या है, उसका जो बनावट है यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, उस वह एक समान नहीं है। मैंने वही बताया, वेरिएशन मीन्स कहीं टेबल लैंड है तो कहीं माउंटेन है तो कहीं फ्लैट है। इसी को यहाँ कहा गया है कि इंडिया की जो लैंड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर, इसकी जो बनावट है उसमें अंतर है। देयर आर माउंटेन्स, यानी पर्वत हैं, हिल्स पहाड़ियाँ हैं, वैलीज घाटियाँ हैं, प्लेन समतल मैदान हैं, प्लेट्यूस यानी कि क्या बोलते हैं प्लेट्यूस को, चलिए हिंदी आप खोज लीजिएगा, पठार बोलते हैं शायद। प्लेट्यूस हैं, ओशियंस हैं यानी सागर हैं, लेक्स झीलें हैं, डिजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान हैं, एंड विल्डरनेस यानी कि एकांतनेस है, निर्जन है, जैसे कि जहाँ पर जल्दी कोई जाता नहीं, ना तो फसल होती है, ना इंसान रहते हैं, ना नदियाँ हैं, उस स्थान को कहते हैं विल्डरनेस। देयर और वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू, अब इंडिया का जो सोशल एंड कल्चरल फीचर्स है उसमें भी क्या है, वेरिएशन है। जैसे अभी आप ईस्टर्न स्टेट के पीपल को ले लीजिए और तमिलनाडु को ले लीजिए, अपने यूपी के एक आदमी पर्सन को ले लीजिए, तो देखिए उनके खान पान रहन सहन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कल्चरल डिफरेंस। तो जो सरफेस है अर्थ का उसमें वेरिएशन है, इसके साथ साथ लोगों में भी वेरिएशन पाया जाता है। There are villages, cities, roads, railways, sports, markets, and many other elements created by human beings across the entire period of their cultural development. मनुष्य ने अपने कल्चरल डेवलपमेंट में कई चीज़ों का विकास किया है, जिनमें सिटीज़ हैं, विलेज हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ जब मनुष्य ने अपना कल्चरल डेवलपमेंट शुरू किया। अभी देखिए आंसर उसका अभी नहीं आया है, व्हाट इज ज्योग्राफी का आंसर अभी नहीं आया है, अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स ए क्लूज टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल फीचर्स। अब देखिए ये जो अंतर है ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ए क्लू, हमको एक आइडिया देता है टू टू द अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम समझ अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, ये जानने के लिए कि द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल फीचर। वो सेम बात को जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताई थी कि एक तरफ आपका क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, वाटर है, एयर है, लैंड है, सॉइल है, और ये बीच में क्या है, मनुष्य है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट के हिस्से हैं और ये सभी अफेक्ट करती हैं किसको, इंसान को,
वही चीज़ यहाँ पर कही गई जो कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको बता दी, सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट की जा रही है। तो इसी चीज़ को हम समझ पाते हैं कि इनके बीच जो रिलेशनशिप है फिजिकल एनवायरनमेंट और मनुष्य के बीच यानी सोशल एंड कल्चरल फीचर्स के बीच, उसकी समझ को डेवलप करने में ज्योग्राफी हमारी हेल्प करती है। द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज enacted the drama of their creative skills and the tools and the techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development। लॉन्ग पैसेज है, ये समझते हैं क्या लिखा है इसमें। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है पृथ्वी का, हैज़ प्रोवाइडेड द स्टेज, उसने एक हमको स्टेज प्रोवाइड किया है। स्टेज मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ हम कुछ कर सकें। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है अर्थ का, उसने हमको प्रोवाइड कराया है क्या, एक स्टेज, जिस पर इंसानों ने क्या किया, अपना अभिनय किया। और अपने अभिनय में इंसानों ने क्या किया, अपने टूल्स विकसित किए, अपने तकनीक विकसित किए, और इसी प्रोसेस में उन्होंने अपना कल्चरल डेवलपमेंट किया। यानी ये जो अर्थ है, इस पर जब मनुष्य ने जन्म लिया तो उसने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से यहाँ बहुत सारी चीज़ें की। उसने अपने कल्चरल डेवलपमेंट में क्या क्या किया, अपने खान पान का स्तर बढ़ाया, अपने पहनावे का स्तर बढ़ाया, और रोड्स, रेलवेज़, एरोप्लेन्स, बहुत सारी चीज़ें अपने मनोरंजन के लिए उसने टीवी बनाया, मोबाइल बनाया। ये सब क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट के ही तो पार्ट हैं। तो अपने कल्चरल डेवलपमेंट के लिए मनुष्य ने इसी फिजिकल एनवायरनमेंट में ही तो दिखाया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। नाउ you should be able to attempt the answer of the question posed earlier as to what is geography। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, इसका आंसर आप दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत आसान शब्दों में, इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब ये आपको यहीं से स्टार्ट करना है, आंसर लिखना है। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है कि ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एराटोस्थनीज। ये जो शब्द है ज्योग्राफी, इसको सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने लिखा था, बताया था या बोला था, उस व्यक्ति का नाम है एराटोस्थनीज। एंड प्रोबेबली दिस पर्सन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। सो you have to write the answer from this sentence that the term the geography is the description of the earth। the term geography was first coined by Eratosthenes, a Greek scholar। ये कहाँ का था, ग्रीक का था। the word has been derived from two roots from Greek language, geo and graphos। ये इतना आपको लिखना है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लिखना है, फिर इसका अर्थ भी बताता हूँ। जियोग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण है या पृथ्वी के बारे में एक सूचना है। द टर्म जियोग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एराटोस्थनीज, ये भी आपको लिखना है। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा आपको लिखना द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स, यानी ये जो जियोग्राफी शब्द बना है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, जो कि पहला शब्द है जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, एंड ग्राफोस का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण। इतना तो आपको लिखना है। अब मैं प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट पेज पर और देखता हूँ वहाँ से क्या आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको फिर ये लिखना है द पुट टुगेदर, यानी जियो और इसमें ग्राफोस दोनों को यदि जोड़ा जाए तो जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी, ग्राफोस का मीन्स हुआ विवरण यानी पृथ्वी का विवरण। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, पुट टुगेदर द मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना है, कंटिन्यू करना है। द अर्थ हैज़ always been seen as the abode of human beings, and thus scholars define geography as the description of the कहाँ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द एबोड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो आपको यहीं तक आंसर लिखना है। इसके बाद जो लाइन लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये बताया गया कि द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज द एबोड। एबोड माने होता है रहने का स्थान। तो अर्थ के बारे में यही बताया गया है कि ये रहने का एक स्थान है जहाँ ह्यूमन भी रहता है, एनिमल्स भी रहते हैं। इसीलिए जियोग्राफी को कहा जाता है कि ये पृथ्वी का
विवरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज एबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक तो मैंने आपको टीच कर दिया। अब यहाँ बढ़ते हैं। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, आप इस बात से भी परिचित हैं, दैट रियलिटी इज ऑलवेज मल्टी फेसेटेड एंड अर्थ इज आल्सो मल्टी डायमेंशनल। अब आप जानते हैं कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं, यानी यहाँ लिखा है रियलिटी इज़ ऑलवेज मल्टी फेसेटेड। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वास्तविकता होती है वो कई तरह की होती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, चेयर है, मान लीजिए चेयर है, मैं आपसे पूछूं क्या है तो आप कहेंगे चेयर है, लेकिन आप ये भी बताइए कि चेयर किस चीज़ की है। अगर वुड की है तो हम कहेंगे लकड़ी है, अगर प्लास्टिक की बनी है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि चेयर प्लास्टिक है। हम उसको चेयर ना बोल के क्या बोलेंगे, प्लास्टिक है। अल्टीमेटली वो प्लास्टिक ही तो है, और प्लास्टिक से ही क्या बनी है, चेयर बनी है। अगर इससे आगे हम बढ़ें तो हम कह सकते हैं ना हम चेयर बोलेंगे ना हम प्लास्टिक बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या है, मैटर है। हम क्या बोलेंगे, मैटर है, यानी पदार्थ है। अगर इससे भी हम गहराई में उतरें तो हम मैटर ना बोल के हम क्या बोलेंगे, असेंबली ऑफ पार्टिकल्स है। ये चेयर जो बनी है, मैटर बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से ही तो बना है। ये छोटे छोटे पार्टिकल जब बहुत सारे एक साथ आए तभी तो मैटर बना। तो इस तरह जो रियलिटी होती है वो क्या होती है, मल्टी फेसेटेड होती है, यानी कई पहलू होते हैं। और अर्थ भी क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी हम अर्थ को जो समझ रहे हैं तो अर्थ उसके अलावा भी बहुत कुछ है। शायद हो सकता है कि हम ना जानते हों या जानते भी हों। तो अर्थ को केवल ये कहना कि ये केवल पृथ्वी का जो, माफ़ करिएगा, अगर हम ज्योग्राफी को सिर्फ इतना डिफाइन करें कि ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ज्योग्राफी इसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, मल्टी डायमेंशनल है। और ऊपर क्या लिखा गया है, रियलिटी इज ऑलवेज मल्टी फेसेटेड। आगे बढ़ते हैं। That is why many disciplines from natural science such as geology, petrology, oceanography, botany, zoology, and meteorology, and a number of sister disciplines in social science such as economics, history, sociology, political science, anthropology, etc. study different aspect of the earth surface। यानी जियोग्राफी में हम अर्थ को जिस नज़रिए से देखते हैं, जरूरी नहीं कि हम उसी नज़रिए से जियोलॉजी का, जब जब आप जियोलॉजी पढ़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि ज्योग्राफी में अर्थ को जैसा बताया गया है जियोलॉजी में भी वही डिफिनेशन दी जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि पेट्रोलॉजी में भी अर्थ की यही डिफिनेशन दी जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि ओशिनोग्राफी में भी जियोलॉजी अर्थ की यही डिफिनेशन दी जाए। यहाँ अर्थ की डिफिनेशन चेंज होती जाएगी और सभी डिफिनेशन क्या होंगी, सभी डिफिनेशन सही होंगी, यानी राइट होंगी, लेकिन ये अलग अलग पहलू होंगे। दिस विल बी द मल्टी फेसेटेड, यानी मल्टी डायमेंशनल होंगे। जो चीज़ यहाँ सही लग सकती है यहाँ हो सकता है आके बदल जाए। तो ज्योग्राफी में हम अर्थ को जिस रूप में देखते हैं, आवश्यक नहीं कि अर्थ को उसी रूप में हम जियोलॉजी में भी देखें, पेट्रोलॉजी में भी देखें, ओशिनोग्राफी में भी देखें, बॉटनी में भी देखें, जूलॉजी या मेट्रोलॉजी में। इन सभी विषयों में जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट चेंज होंगे, हम अर्थ की जो डिफिनीशन है वो चेंज होती जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड methodology, but at the same time it is closely related to other discipline. Geography derives its database from all the natural and social science and attempt their synthesis। ये important है, यहाँ आपको लिखना है। ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। जो ज्योग्राफी है वो बाकी जो साइंस हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। किस में अलग है, इन इट्स सब्जेक्ट मैटर, यानी इस ज्योग्राफी हमको जो स्टडी करना है, यानी जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो बाकी साइंस से क्या है, अलग है। और इसकी जो मेथडोलॉजी है, यानी जो मेथड हम यूज करते हैं ज्योग्राफी में, वो बाकी साइंस से क्या है, अलग है। बाकी जितने भी साइंस है उसमें हम अलग मेथड अपनाते हैं, ज्योग्राफी में हम अलग मेथड को अपनाते हैं। इसलिए ये जो ज्योग्राफी है बाकी साइंस से, अदर साइंस से क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन, लेकिन जो ज्योग्राफी है ये दूसरे साइंस से जुड़ी हुई है।
ये जो जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं ये आपस में क्या है, रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी derives its database from all the natural and social sciences। ज्योग्राफी में जिन भी तथ्यों को हम यूज करेंगे, जो डाटा हम इसमें यूज करेंगे वो क्या है, वो अदर नेचुरल एंड सोशल साइंस से भी होंगे। यानी जो अदर नेचुरल एंड सोशल साइंस हैं उनमें जिन डाटा का यानी तथ्यों का यूज किया जाता है उन सभी तथ्यों को हम ज्योग्राफी में भी यूज करेंगे। एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस, फिर उसका हम सिंथेसिस करेंगे। अब सिंथेसिस एक न्यू वर्ड है, मैं आपको बता दूं। जैसे आप बोले कि ऐसा कोई किसी भी घटना के बारे में आप बोल सकते हैं ऐसा ऐसा है। जब आप कोई चीज़ धारणा बनाते हैं तो उसके ठीक विपरीत एक दूसरी धारणा भी होती है। उसके ठीक विपरीत क्या होती है, एक दूसरी। इसको बोलते हैं थीसिस, इसको बोलते हैं थीसिस, इसको बोलते हैं एंटीथीसिस। यानी आप कोई एक चीज़ बोलेंगे तो उसके ठीक विरोध में कोई दूसरी बात भी तुरंत उसका जन्म हो जाएगा। फिर इन दोनों का टकराव होगा, इन दोनों का टकराव होगा। फिर जो सच होगा, यानी इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करेंगे दोनों का, फिर जो सच होगा फिर हमको एक फैक्ट मिलेगा। यहाँ इन दोनों के टकराने से हमको एक तीसरा और अंतिम फैक्ट मिलेगा। यही सिंथेसिस कहलाएगा। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ज्योग्राफी है ये डिराइव्स करती है डाटा को कहाँ से, अदर नेचुरल साइंस, अदर नेचुरल एंड सोशल साइंस से, और फिर उनके सिंथेसिस करके ज्योग्राफी एक फैक्ट पर पहुंचती है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, दैट ज्योग्राफी derives its database from all the natural and social science and attempts their synthesis. Now, next paragraph. We have noted that there exist variation over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी का सरफेस है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। ए नंबर ऑफ फिनोमिना और सिमिलर एंड मेनी और डिसिमिलर। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, और बहुत सारी फिनोमिना ऐसी होती हैं जो सिमिलर नहीं होती यानी कि डिसिमिलर होती हैं। It was therefore logical to perceive geography as the study of areal differentiation। अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। क्या लिखना है? It was therefore logical to perceive geography as the study of areal differentiation। इसका मतलब ये हुआ कि यह मानना एक तरह से वैध होगा, सही होगा कि ज्योग्राफी क्या है, एक अध्ययन है किसका, एरियल डिफरेंशिएशन। ऊपरी तरफ सतही तौर पर यानी ऊपर से ही देखने पर जो डिफरेंस दिख रहा है उसी का स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। अब ये जो वेरिएशन पाया जा रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट में, अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग जगहों पर हैं, ये इसी को हम बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। जो देखने पर डिफरेंस लग रहा है उसी का स्टडी करना ही ज्योग्राफी का क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपको अपने उसी आंसर में ऐड करना है, व्हाट इज ज्योग्राफी में ही। तो जो व्हाट इज ज्योग्राफी में इतनी सारी चीज़ें हम ऐड कर चुके हैं। दस ज्योग्राफी वाज परसीव्ड टू स्टडी ऑल दोज फेनोमेना विच वेरी ओवर स्पेस। यानी स्पेस में जितनी भी फेनोमेना यानी घटनाएं हो रही हैं वे वेरी करती हैं, उनमें अंतर पाया जाता है, और ये जो अंतर पाया जाता है उसी की स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। Geographers do not study only the variation in the phenomena over the earth's surface but also study the association with the other factors which cause this variation। इसमें ये कहा गया कि ज्योग्राफी में हम सिर्फ इतना स्टडी नहीं करते कि यहाँ कहीं माउंटेन है, जैसे ज्योग्राफी में कहीं माउंटेन है, कहीं टेबल लैंड है, कहीं फ्लैट लैंड है। तो ज्योग्राफी में यही नहीं स्टडी किया जाता कि ये वेरिएशन है, बल्कि इस बात का भी स्टडी किया जाता है कि यहाँ माउंटेन क्यों है, तो यहाँ टेबल लैंड क्यों है, यहाँ फ्लैट लैंड क्यों है। तो कुछ ना कुछ तो काजेस होंगे, कारण होंगे। उन कारणों को जानना ही ज्योग्राफी में हम उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि ज्योग्राफी में केवल वेरिएशन का ही स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि जो वेरिएशन के पीछे जो रीजन्स हैं उनकी भी स्टडी हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। यानी जो भूगोलवेत्ता हैं, ज्योग्राफर्स हैं, वो इनकी स्टडी करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया है क्रॉपिंग पैटर्न, यानी फसलों को काटने का, माफ करिएगा, क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट दिस वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न एज ए फिनोमेना इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन सॉइल्स क्लाइमेट डिमांड्स इन द मार्केट कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स अवेलेबल टू हिम और हर। यहाँ पर ये दिया गया है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, कटाई यानी फसलों की कटाई का जो पैटर्न होता है वो डिफ़र करता है। कहाँ डिफ़र करता है? रीजन टू रीजन, यानी किसी क्षेत्र में किसी फसल को काटना और किसी दूसरे रीजन में फसल की कटाई बुआई जो होता है वो डिफ़र करता है। इनकी मेथड में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्यों? एज ये एक ऐसी फिनोमेना है जो किससे जुड़ी है? सॉइल से। कहीं की मिट्टी ब्लैक होगी, कहीं रेड होगी, कहीं एलुवियल होगी। तो जो फसल एलुवियल में होगी आवश्यक नहीं कि वही फसल यहाँ रेड वाली मिट्टी में हो या ब्लैक वाली में हो। जैसे आप देखते होंगे यूपी में संतरे की खेती नहीं हो सकती, जबकि नागपुर में यानी मुंबई के नागपुर में संतरे की खेती होती है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में सेब की खेती होती है, लेकिन हमारे यहाँ सेब की खेती नहीं होती, हमारे यहाँ गेहूँ धान होता है। तो वहाँ पर गेहूँ धान की खेती नहीं हो सकती हिमालय रीजन में। तो ये जो वेरिएशन है इसकी भी स्टडी हम कहाँ करते हैं? जियोग्राफी में करते हैं। यानी जो क्रॉपिंग पैटर्न में डिफरेंस आ रहा है इसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे? इसकी स्टडी हम जियोग्राफी में करेंगे। Thus the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena or between more than one phenomena। इस सेंटेंस को भी आपको लिखना है अपने आंसर में। व्हाट इज जियोग्राफी में इसको भी लिखना है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा मैं आपको बता दूं, इस प्रकार द कॉन्सर्न ऑफ जियोग्राफी यानी जियोग्राफी का जो मूल संबंध है वो किससे है? ये पता लगाना, टू फाइंड और मतलब पता लगाना कैजुअल रिलेशनशिप की उनके बीच संबंध है क्या है, किसके बीच? बिटवीन एनी टू फेनोमेना, कोई दो घटनाएं हो रही हैं तो इनके बीच संबंध का पता लगाना ये जियोग्राफी की स्टडी का सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं अपने लैंग्वेज में कि मान लीजिए कोई स्टेट है, यहाँ बाढ़ आई है, और ये दूसरा स्टेट है, यहाँ सूखा पड़ा है। अभी आज की वर्तमान परिस्थिति में देखिए इंडिया के कई स्टेट में फ्लड आया है, लेकिन अपने यूपी में फ्लड नहीं आया है। तो ज्योग्राफी में हम इसी की स्टडी करेंगे कि आखिर इस स्टेट में फ्लड यानी बाढ़ क्यों आई और इस स्टेट में फ्लड यानी कि बाढ़ क्यों नहीं आई। इस एरिया में रेन अधिक हुई तो इस एरिया में रेन अधिक क्यों नहीं होती है। एक तो हो गया वेरिएशन रेन को लेकर और फ्लड को लेकर। फिर इसके बाद हम रीजन्स की स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो 4 लाइन दी गई हैं उनको आपको नोट करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसका मैंने मीनिंग आपको समझा दिया है। तो ये भी आंसर में ऐड होगा कि व्हाट इज़ जियोग्राफी। आगे देखते हैं। ए जियोग्राफर A geographer explains the phenomena in a frame of causes and effect relationship, as it does not only help in interpretation but also foresees the phenomena in future। इसके अलावा ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, लिखना नहीं है, समझ लेना है इसको। यानी जो भूगोल की स्टडी करता है वो घटनाओं को, जो भी घटनाएं होती हैं उनको किस रूप में देखता है? ए फ्रेम ऑफ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं कारण, काज मीन कारण और इफेक्ट मीन्स प्रभाव। यानी कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में ज्योग्राफी की स्टडी की जाती है। जितने भी भूगोलवेत्ता हैं यानी ज्योग्राफर हैं वो फेनोमिना की स्टडी किस रूप में करते हैं? काजेस एंड इफेक्ट। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। ए जियोग्राफर एक्सप्लेन्स द फेनोमिना इन ए फ्रेम ऑफ काजेस एंड इफेक्ट। क्योंकि यह सिर्फ इसलिए व्याख्या नहीं करता, इंटरप्रेट नहीं करता डाटा को, यह भी बताता है कि भविष्य में किस प्रकार की फेनोमिना हो सकती है। यानी अभी की जो फेनोमिना है, घटना है, इसी के आधार पर जियोग्राफर बता सकता है कि आने वाले समय में किस प्रकार की फेनोमिना हो सकती है। जियोग्राफी में हम इसकी भी स्टडी करते हैं। ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। द जियोग्राफिकल फेनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन और नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक। इसमें ये बताया गया है कि जो
ज्योग्राफिकल फेनोमेना होती है ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक माने स्थिर, बल्कि क्या है डायनामिक। डायनामिक मीन्स गतिशील। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एरिया में अगर बाढ़ आई हो तो अगले वर्ष भी आएगी, अगले वर्ष किसी और एरिया में बाढ़ आ सकती है। नहीं, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, बल्कि कैसा है डायनामिक है। स्टैटिक होता तो बार बार यहाँ बाढ़ होती, लेकिन स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। तो अगर आज इस एरिया में बाढ़ आई है, हो सकता है कल किसी और एरिया में बाढ़ आ जाए। आज यहाँ ज़्यादा बारिश हुई है, हो सकता है कल इस इलाके में ज़्यादा बारिश हो जाए। इसी को बोलते हैं कि ज्योग्राफी में जो है जो फिनोमिना होती हैं वो स्टैटिक नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं डायनामिक होती हैं। They change over time as a result of the interactive process between ever changing earth and untiring and ever active human beings। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन ईवर चेंजिंग अर्थ। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ भी हमारी क्या है लगातार चेंज हो रही है। और दूसरी तरफ क्या बताया, अनटायरिंग एंड ईवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य जो है यह भी कभी थकता नहीं, यह कभी थकता नहीं, हमेशा एक्टिव रहता है। तो एक तरफ है लगातार बदलने वाली अर्थ यानी ईवर चेंजिंग अर्थ, और दूसरी तरफ क्या है अनटायरिंग एंड ईवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स, लगातार सक्रिय रहने वाला और कभी न थकने वाला इंसान। यानी इंसान अपनी गतिविधियों को कभी स्टॉप नहीं करता। इसको ऐसे समझिए, पहले इंसान ने अपनी सुविधा के लिए मकान बनाए, मकान बनाने के बाद उसने अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। पहले मोबाइल अभी जल्दी की इन्वेंशन है, आज के 50 साल पहले मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आखिर मनुष्य ने मोबाइल का आविष्कार किया। अब आजकल तो सैटेलाइट आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मनुष्य ये अपनी गतिविधियां बंद नहीं करेगा, वह कुछ न कुछ करता रहेगा। और इधर जो पृथ्वी है ये भी लगातार चेंज होती जा रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी भी हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से रीड आउट करूँगा और बताऊँगा कि और इसके अंतर्गत कौन कौन सी लाइनें इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि व्हाट इज ज्योग्राफी का जो आंसर मैंने अभी तक लिखाया है उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप दैट आपको मज़ा आया होगा, यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।